महायुद्ध होगा, तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा और इन्हीं के आधार पे होगा। तो वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो वर्ल्ड वॉर का कौन कौन से देश हिस्सा बन सकते हैं फिर? रशिया, यूएसए, चाइना, ये तो होगा। और इंडिया और पाकिस्तान का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी। कुछ टाइम के अंदर हमारे इंडिया के अंदर बाढ़ आने की बहुत बड़ी संभावना है। जो आपने बाढ़ का बताया, जैसे लास्ट ईयर पंजाब में भी बाढ़ आई थी, तो क्या इस साल पंजाब में भी बाढ़ निश्चित है? और ये साल स्वयं सूर्य का है और सूर्य प्रचंड रूप में हावी होगा, तो इस साल गर्मी भी बहुत ज्यादा रहने वाली है। हर बार के रिकॉर्ड तोड़ेगी इस बार गर्मी। हर बार के रिकॉर्ड तोड़ेगी गर्मी? जी बिल्कुल। जिन भी लोगों ने बैंकों के अंदर पैसा रख रखा है ना, वो सभी लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि बैंकों के अंदर पैसे फंस सकते हैं। बैंक दिवालिया हो सकती है। देश के अंदर ऐसे क्राइसिस आ सकते हैं कि देश पूरा है वो बंद होने की कगार पे आ जाएगा। अगर मैं इस साल की प्रेडिक्शन करूं तो बहुत बड़ी चोरी होने की संभावना है। बैंक के अंदर लॉस हो सकता है। बैंकों के अंदर आप गोल्ड वगैरह, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, बहुत सी चीजें रखते हैं, उनके अंदर लॉस होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। महामारी आने के चांसेस है, लेकिन महामारी से पहले युद्ध हमें इतनी तरीके से जकड़ देगा, इतनी तरीके से तोड़ देगा हमें कि हम वहां से रिवाइव होने की कोशिश करेंगे, तब महामारी आएगी। कुंभ, मीन और मेष, ये तीन राशियों के ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव रहने वाला है जी। और ये प्रभाव ऐसे रहने वाला है कि जो कुंभ राशि है उसको तीसरा चरण चल रहा है। कुंभ राशि के लिए तो सबसे बुरा समय है ये। उनको एक्सीडेंट होने के योग है, पैरों पे चोट लगने के योग है। सिंह और धनु, दो राशि के ऊपर ढैया चल रहा है जी। और ये लोग अगर करोड़पति ना बने तो मैं कह रहा हूं कि मेरे मुंह पे आगे थूक देना। दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं प्रिडिक्शन के बारे में। जी हाँ, प्रिडिक्शन। देश दुनिया में क्या चल रहा है, आने वाले इलेक्शन में क्या होगा, यूपी इलेक्शन में क्या होगा, सारी बातें आज होने वाली है। तो आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में पुनीत जोशी जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। सबसे पहले तो जय श्री राम, कैसे आप? जय श्री राम, बहुत बढ़िया जी। आप बताइए संदीप जी, कैसे? बढ़िया सर। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई सर? नहीं, बहुत कोई दिक्कत नहीं। सर, सबसे पहले आप एक छोटा सा जनरल इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दे दीजिए, जो आपको पहली बार हमारे चैनल पे देख रही है। ओके, मेरा नाम पुनीत जोशी है और मैं एस्ट्रोलॉजी बाय जनरेशन वाइज कर रहा हूँ। मैं खुद 9वीं पीढ़ी हूँ और मुझे मोर देन 15 ईयर हो चुके हैं एस्ट्रोलॉजी फील्ड के अंदर। एंड देन हम बात करने वाले हैं आज प्रेडिक्शन एंड राशियों के बारे में। 15 साल से ऊपर का आपको एक्सपीरियंस है जी, तो कह सकते हैं आज नॉलेजेबल बातें होने वाली है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो आज जो ऑडियंस इस पॉडकास्ट को देखेगा उसको क्या वैल्यू मिलने वाली है इस पॉडकास्ट से? इस पॉडकास्ट को देख के उससे सबसे बेसिक जो चीज़ें मिलेगी वो तो है कि हम उनकी राशियों के बारे में बताने वाले हैं, डिफाइन करने वाले हैं। अगर हम बात करें राशियों के बारे में, तो राशि के अंदर 12 राशियाँ, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र, जिसके ऊपर हमारा पूरा जीवन चलता है। ये एक जीवन चक्र है जिसको कि हम डिफाइन करते हैं। जितनी भी प्रेडिक्शंस होती है ये इन्हीं के आधार पर होती है। हम कह सकते हैं कि ये वो बेस है एस्ट्रोलॉजी का, जिसके बिना एस्ट्रोलॉजी नहीं है। और एक व्यक्ति का जीवन, हर एक व्यक्ति का जीवन एस्ट्रोलॉजी के अंदर ही है। कहीं ना कहीं हम इसको रिलेट कर सकते हैं अपने पर्सनल जीवन के साथ। तो राशि जो होने वाली है वो चंद्र लगन से होने वाली है या नाम के हिसाब से होने वाली ये है? चंद्र लगन के हिसाब से भी ले सकते हैं हम। ओके, और नाम के क्योंकि अकॉर्डिंग भी ले चंद्र सकते हैं। वाली ही मेन राशि मानी जाती है। मेन जो राशि होती है वो चंद्र लगन की होती है। हमारे कुंडली के अंदर 12 ग्रह होते हैं। 12 घर के अंदर जहाँ पे चंद्रमा विराजमान करता है, उस घर से ही हमारा पता लगता है कि हमारी राशि कौन सी है। वहाँ पर जो नंबर लिखा होता है वही राशि हमारी होती है, उस नंबर की राशि। ओके, उस नंबर की राशि में जी, जहाँ चंद्रमा बैठा हुआ होता जी। मान लो अगर चंद्रमा बैठा है 12th हाउस के अंदर, उसके ऊपर 5 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि वो राशि सिंह राशि है। 5 नंबर की जो राशि है वो सिंह राशि है। ऐसे डिफाइन करते हैं कि एक पर्सन की राशि है वो कौन सी होगी। ओके, चलो सर, बढ़ते हैं पॉडकास्ट की तरफ। यहाँ पे प्रिडिक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे देश दुनिया में क्या क्या चीज़ें चल रही है, जैसे युद्ध आजकल चल रहा है, यूएसए और ईरान का युद्ध चल रहा है। जी, जी। जिसमें कभी ईरान हावी पड़ जाता है यूएसए के ऊपर, यूएसए के ऊपर ईरान के ऊपर यूएसए हो जाता है। जी, जी। तो युद्ध को देखने का क्या नज़रिया आपका? आने वाले टाइम में युद्ध कहाँ तक जाने वाला है? देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि ये सिर्फ शुरुआत है, जिसे हम युद्ध कह रहे हैं, ये अभी युद्ध नहीं है। अब तो ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ चल रही हैं। ये बहुत बड़ा रूप लेने वाली है। अभी सिर्फ ये चिंगारी है जो कि धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह पनपने लग रही है। आपको पता होगा कि रशिया यूक्रेन वॉर मोर देन 3 ईयर हो चुके हैं, अभी वो चलते हैं और वो समाप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी रशिया है, रशिया बिल्कुल हावी हो रहा है यूक्रेन पे, लेकिन फिर भी यूक्रेन नहीं हार रहा है। कहीं ना कहीं अफगानिस्तान पे पूरा कब्जा हो चुका है, लेकिन किसी भी देश ने कभी उसके अगेंस्ट में कोई बात कही नहीं कही। आज ईरान पे लड़ाइयाँ हो रही है, पूरा यूएसए उसके ऊपर हावी हो रहा है, वो सामने से जवाब देने लग रहा है, लेकिन कोई दूसरा देश नहीं कह रहा है। विटो पावर होने के बावजूद भी कोई दूसरा देश नहीं कह रहा है। इजराइल पे इतने सारे युद्ध हो रहे हैं, मुस्लिम देश उन पे हावी हो रहे हैं या लड़ाई कर रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, बट उस पर भी कुछ नहीं हो रहा है। जो ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ हो रही है ना, ये महायुद्ध का संकेत दे रही है कि जगह जगह पे जहाँ पे छोटे छोटे युद्ध हो रहे हैं, ये सिर्फ चिंगारियाँ पनप रही है। अभी ये बड़ी आग का रूप लेगी, महायुद्ध होगा, तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा और इन्हीं के आधार पे होगा।
तो वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो वर्ल्ड वॉर का कौन कौन से देश हिस्सा बन सकते हैं फिर? देखो वर्ल्ड वॉर का मेन अगर हिस्सा हम कहें, रशिया, यूएसए, चाइना, ये तो होगा, और इंडिया और पाकिस्तान का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इंडिया इसके अंदर लीड रोल में आएगा। अच्छा, तो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध भी हो सकता है आने वाले समय में? बिल्कुल हो सकता है जी, और इसके अंदर चाइना या फिर जितने भी मुस्लिम देश है वो हमारे अगेंस्ट होंगे, इंक्लूडिंग यूएसए। ओके। जी अगर हम बात करें मई से लेके दिसंबर तक के टाइम पीरियड की, जी। इस बीच क्या क्या घटनाएं होने वाली है आपके अकॉर्डिंग, क्या होने वाला है? इस बीच अगर मैं कह सकता हूं कि अगर हम रीसेंट टाइम की बात करें, कुछ टाइम के अंदर हमारे इंडिया के अंदर बाढ़ आने की बहुत बड़ी संभावना है जी। बाढ़ आने की बिल्कुल, इंडिया में? बिल्कुल जी। इंडिया अगर के हम अंदर, इंडिया के अंदर स्टेट की बात करें यहाँ पे, इंडिया में अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो इनके अंदर मेजरली हम 3 स्टेट को गिन सकते हैं, केरला, उड़ीसा एंड तेलंगाना। इन 3 स्टेट के अंदर बाढ़ आने के सबसे ज़्यादा योग है। ओके। सबसे ज़्यादा चांसेस है ये डूब सकते हैं। राजस्थान के अंदर भी इस बार बहुत ज़्यादा बारिश होगी, बट वो बाढ़ का रूप नहीं लेगी, परंतु उस जगह के अकॉर्डिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होने के योग है जी। ठीक है, अगर सेकंड प्रेडिक्शन हम करने जा रहे हैं कि इस देश के अंदर इस समय ट्रेन हादसे, प्लेन हादसे या फिर बस हादसे या एक्सीडेंट्स, ये बहुत बड़े रूप लेंगे इंडिया में। बिल्कुल जी बिल्कुल। ओके, जो आपने बाढ़ का बताया, जैसे लास्ट ईयर पंजाब में भी बाढ़ आई थी, जी तो क्या इस साल पंजाब में भी बाढ़ निश्चित है? नहीं जी, इस साल पंजाब उन सब चीज़ों से बचा रहेगा। अच्छा, पंजाब में बाढ़ नहीं आएगी इस साल? पंजाब में इस साल बाढ़ आने के चांसेस नहीं है। ओके। पंजाब उन चीज़ों से सेफली निकल जाएगा। अगर हम ऊपर वाले इलाके की बात करें, जहाँ पे उत्तराखंड की हम अगर बात करें, जैसे कि हमने लास्ट ईयर भी देखा कि गांव-गांव पूरा ढह गया, ऐसा कुछ हो सकता है? जी, लैंडस्लाइड होने के पूरे चांसेस है। अच्छा। जम्मू कश्मीर एंड उत्तराखंड एंड स्पेशली जो हमारा बॉर्डर टच होता है ना नेपाल के पास, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क है इस टाइम पे। अच्छा, जी तो वहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह हो सकती है? बिल्कुल जी, और बाढ़ लैंडस्लाइड आ हो सकती है, आंशिक मृत्यु हो सकती है बहुत से लोगों की, जिसमें कि ये घटना इतनी बड़ी होगी कि हम सब लोग चौंक जाएं कि ये क्या हुआ हमारे देश के अंदर। तो और जो आपने रेल दुर्घटना की बात करी यहाँ पे, जी। तो वो कौन कौन से इलाकों में देख रहे हो आप? देखो रेल दुर्घटना है वो नॉर्थ इंडिया के अंदर होने के चांसेस हैं, और मोस्टली अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल के साइड में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इस समय। अच्छा। रेल दुर्घटना में हम ये नहीं कह सकते कि भाई रेल नीचे पटरी से उतर गई या कोई भी चीज़, किसी भी प्रकार का हादसा हो सकता है रेलवे के अंदर, जहाँ पे किसी स्टेशन पे हो सकता है या फिर कोई मार्केट या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर वो चीज़ें रेल से संबंधित हो, परंतु होगी ज़रूर। गर्मी को किस नज़रिए से देखते हो? इस बार की गर्मी कैसी पड़ने वाली है? इस बार की गर्मी अगर हम बात करें तो ये साल है सूर्य का। सूर्य है वो आग उगलने वाला ग्रह है, आप मानते हैं? उस सूर्य को हम उग्र ग्रह की गिनती में गिनते हैं। सूर्य जो है वो एक अहंकारी ग्रह है, क्रोधी ग्रह है। दूसरी बात, वो एक आग से भरा हुआ ग्रह है। सूर्य को अगर हम देखते हैं तो हम अपनी नंगी आंखों से सूर्य को देख भी नहीं सकते, और ये साल स्वयं सूर्य का है और सूर्य प्रचंड रूप में हावी होगा, तो इस साल गर्मी भी बहुत ज़्यादा रहने वाली है। हर बार के रिकॉर्ड तोड़ेगी इस बार गर्मी। हर बार के रिकॉर्ड तोड़ेगी गर्मी? जी बिल्कुल। वैसे तो हर साल होता है कि गर्मी जैसे पड़ रही है तो हर साल के मुकाबले ज़्यादा पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर सर्दी पड़ रही है तो सर्दी ज़्यादा पड़ती है। लेकिन आपने इस बार देखा होगा कि सर्दी बहुत कम पड़ी है। सर्दी बहुत लेट आई थी और बहुत जल्दी जा चुकी है, जी और बिल्कुल। गर्मी बहुत ज़्यादा हावी हो चुकी है। तो अगर देखा जाए गर्मी के मुकाबले, अगर जो सर्दी आने वाली है अभी जी दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में, और अगले साल तक भी जाएगी सर्दी, तो सर्दी कैसे पड़ने वाली? जैसे इस बार तो बहुत कम पड़ी सर्दी। देखिए, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इस साल के एंड तक जहाँ पर सर्दी हम बात करते हैं तो नॉर्मली सर्दी अक्टूबर से स्टार्ट हो जाती है, पर दिसंबर तक इस बार कोई चांसेस नहीं दिख रहे सर्दी के आने के। अच्छा, दिसंबर तक सर्दी नहीं आएगी? दिसंबर के बाद ही सर्दी स्टार्ट होगी। बेसिक थोड़ी बहुत स्टार्ट हो सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा हावी नहीं होगी। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, जहाँ पर हम रहते हैं इस साइड में, वहाँ पर अक्टूबर नवंबर के बाद धुंध लगनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये सब चीज़ें इस बार नहीं होगी जी। सूर्य अपने प्रचंड रूप में है, राजा अपनी मनमर्जी करेगा और वो अपने हिसाब से ही चलेगा। इस साल दिसंबर तक ही सर्दी आने के चांसेस लग रहे हैं। और मौसम का क्या हालचाल रहने वाला है इस बीच? जैसे अगर देखा जाए कि अब बारिश किस टाइप की हो सकती है इस बार? बारिश इस साल विकराल रूप धरेगी जी अपना। अच्छा जी, वो अगर हम नेचर से बात करते हैं, देखो नेचर की बात करें तो इसके अंदर मेनली एक चीज़ें होती है कि जितनी गर्मी होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, उतनी ही ज़्यादा बारिश होती है उस टाइम पे। जब एक चीज़ अति से ऊपर चली जाती है तो उसके बाद में वहाँ पर संभावना है कि वो परिवर्तन होता ही होता है। मौसम के अंदर भी देख लो, चाहे हमारे आमतौर के जीवन के अंदर भी देख लो, बारिश होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है इस बार। मैं दोबारा अभी इस पे युद्ध पे आना चाहूँगा यहाँ पे जी। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो रखा है, वो अभी आने वाले टाइम तक कितने दिन तक और बंद रह सकता है? वो लंबा चलेगा जी इस बार। अच्छा, बहुत ज़्यादा लंबा चलेगा। कारण ये है कि मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं,
ठीक है, लेकिन ये स्टार्टिंग हो चुकी है। अब हर एक देश अपने आसपास की जितनी भी कंट्रोलिंग पावर, जितनी भी कंट्रोलिंग स्टेट्स या जगह समुद्र है, वहाँ पे कंट्रोल करना चाहेगा। अगर मैं बात करूँ तो इस साल के अक्टूबर से पहले वो नहीं खुलने वाला, चाहे कोई कितना ही जोर लगा ले, कितना ही कुछ कर ले, और संभावना है कि वो कंट्रोल में भी आ जाए, वो खुले भी ना, उस पर टैक्स लगना स्टार्ट हो जाए, फिर से उनके कंट्रोल में आ जाए देश के। एनर्जी क्राइसिस को कैसे देख रहे हो आप? एनर्जी क्राइसिस भी आने के योग है, एनर्जी क्राइसिस, फूड क्राइसिस भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। जैसा सर अभी हमने देखा एनर्जी क्राइसिस का ये एक रोल देखा, एलपीजी की महंगाई हुई मार्च के महीने में, बिल्कुल बिल्कुल, और लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ा लोगों को। जी। तो महंगाई और भी बढ़ सकती है इस बार? अगर मैं आपको ये बात कहूँ कि जितने भी पैसे हैं वो आप सेव कर लीजिए, बैंकों में है तो निकाल लीजिए, या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं आपने, ठीक है, जहाँ से डूबने के चांसेस हैं, किसी को उधार दे रखा है, किसी ऐसी जगह लगा रखा है जहाँ से निकालना चाहते हो, तो निकाल लो उस पैसे को। अच्छा, क्योंकि अब पैसे की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको फील होने वाली है। अच्छा, पैसे बैंकों में फंस सकते हैं लोगों के? बिल्कुल फंस सकते हैं जी, पैसे फंस सकते हैं, इन्वेस्टमेंट डूब सकती है, जो प्रॉपर्टी के रेट हैं ये ज़्यादा घट सकते हैं इस बार। जिन भी लोगों ने बैंकों के अंदर पैसा रख रखा है ना, वो सभी लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि बैंकों के अंदर पैसे फंस सकते हैं। जी हाँ, बैंक दिवालिया हो सकती है, देश के अंदर ऐसे क्राइसिस आ सकते हैं कि देश पूरा है वो बंद होने की कगार पे आ जाएगा। हमारा जो देश है, अगर हम कहें जो 2020 के अंदर लॉकडाउन लगा था, वैसी स्थिति आ जाए तो वो भी कोई दूर की बात नहीं है जी। अच्छा, करेंसी डाउन हो सकती है? करेंसी हमारी डाउन हो सकती है, इसका कारण मेनली रहेगा युद्ध। हमारे देश का युद्ध नहीं, बल्कि देश दुनिया का युद्ध की बात कर रहे हैं हम। जब इंटरनेशनली बात करते हैं, पूरी ग्लोबल की बात करते हैं, तो उनके अंदर दूसरे देशों का जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से सप्लाईज रुकेगी और हमारा देश ब्लॉक होगा। क्योंकि जहाँ तक हम इंडिया की बात करते हैं ना, इंडिया के अंदर मोस्टली 80% चीज़ें हैं वो हम इम्पोर्ट करते हैं। 20% हमारी यहाँ की है, बाकी 80% अब इंपोर्ट करते हैं, और उनकी जब चेन सप्लाई रुकेगी तो देश है वो चारों तरफ से बंद जाएगा, देश अपने आप पे डिपेंड होगा। उस टाइम हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। जैसे लॉकडाउन के टाइम पे अगर आपने देखा होगा कि रोटी कपड़ा मकान एक व्यक्ति की सिर्फ 3 ज़रूरत है, लेकिन इस टाइम के अंदर जब हम यहाँ पे आ चुके हैं इस स्तर पे कलयुग के अंदर, तो हम इनसे ऊपर जा चुके हैं जी। लेकिन लॉकडाउन के अंदर हम वापस वहीं पर आ गए थे, रोटी कपड़ा मकान, इन 3 चीज़ों के अलावा कोई व्यक्ति चौथी चीज़ पे सोच ही नहीं पा रहा था। कोई इन्वेस्टमेंट करने के बारे में, कमाने के बारे में, बाहर जाने के बारे में, एंजॉय करने के बारे में नहीं सोच पा रहा था। कारण क्या था? क्राइसिस। जब व्यक्ति डरता है, जब व्यक्ति सहमता है, जब व्यक्ति लिमिटेड होता है, तो सिर्फ उसे 3 ही चीज़ चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। जो लोग बाहर थे वो भी अपने घर भागे, लोग शहर छोड़ छोड़ के गाँव चले गए जी। इसका कारण क्या था? क्राइसिस। हाँ, क्राइसिस था। तो जैसे लॉकडाउन आप बता रहे हो, संभावना बन सकती है लॉकडाउन होने की भी? बिल्कुल जी, 1001% संभावना है लॉकडाउन होने की। अच्छा, तो लॉकडाउन किस कारण हो सकता है? लॉकडाउन होने का कारण होगा युद्ध इस बार। अच्छा, इस बार कोई बीमारी नहीं आएगी जी। अच्छा, युद्ध। तो महामारी कोई नहीं आएगी अभी? महामारी आने के चांसेस है, लेकिन महामारी से पहले युद्ध हमें इतनी तरीके से जकड़ देगा, इतनी तरीके से तोड़ देगा हमें कि हम वहाँ से रिवाइव होने की कोशिश करेंगे, तब महामारी आएगी। अच्छा जी, और मतलब युद्ध की वजह से ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी लाइफ में? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। हम उन सब चीज़ों से ना खुद को रिकवर नहीं कर पाएंगे, हम और हमारा देश। अच्छा, और उस टाइम के अंदर मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री भी चेंज होंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री चेंज हो सकते हैं? बिल्कुल। कौन से टाइम पीरियड की आप बात कर रहे हो यहाँ पे? 2027 में प्रधानमंत्री बदल जाएंगे? बिल्कुल। आप किन को प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हो? अगर हम प्रधानमंत्री के रूप में देखें तो सबसे बड़े उम्मीदवार सिर्फ 2 ही हैं, एक आदित्यनाथ योगी, दूसरे अमित शाह। एंड आदित्यनाथ योगी की जो कुंडली कह रही है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है राजतंत्र के अंदर कि वही इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे जी। अच्छा, ये आपने प्रेडिक्शन कर दी, बन के रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम बात करें कि इस देश के अंदर राजतंत्र लागू हो जाए तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, इस देश के कुछ स्टेट के अंदर राजतंत्र लागू होगा और 1001% होगा, जो हमारी सिचुएशंस है वो कंट्रोल के बाहर होगी, एंड राजतंत्र यहाँ पे लागू होगा। आर्मी की पावर है वो दिखाई जाएगी देश को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इस देश के अंदर हमारे एक प्रॉब्लम है छोटी सी, कि सभी स्टेट में से कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जो कहते हैं कि हमें एक अलग देश बनना है। उनको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री आए जो डिक्टेटर हो, जो राज चलाना जाने, लोगों को कंट्रोल करना जाने। जी जी सर, जैसा आपने बताया बैंकों में पैसा नहीं रखना जी, तो बैंकों में पैसा नहीं रखने का क्या कारण है? कारण ये है कि जी जब देश दुनिया बंद होती है ना, सबसे पहले बैंक बंद होता है। अच्छा, पैसों का क्राइसिस आता है सबसे पहले, हमें पैसे जेब में चाहिए होते हैं। अगर इंटरनेट ही नहीं होगा तो आप पे कैसे करेंगे? अकाउंट से तो पे आप गूगल पे, फोन पे या एटीएम कार्ड से करते हैं। इंटरनेट भी बंद हो सकता है? बिल्कुल, इंटरनेट बंद होने के चांसेस हैं। ठीक अच्छा। है, जब अकाउंटों में से पैसे आप पे ही नहीं कर पाओगे, लेन देन ही नहीं कर पाओगे, तो फिर पैसे चाहिए कहाँ पर आपको? अकाउंट फ्रीज भी हो सकते हैं लोगों के? अकाउंट फ्रीज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं।
पूरे पूरे बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं। आप ये देख लीजिए कि एक स्टेट के अंदर वो बैंक है, वो पैसे की सप्लाई ही नहीं कर रहा, अपने जो अकाउंट होल्डर्स हैं उन्हें पैसे ही नहीं देगा, तो फिर पैसे का एक व्यक्ति करेगा क्या? मोस्टली आपके पास या हमारे पास पैसे रहते कहाँ पे है? हम घरों में तो रखते नहीं है पैसे। बैंकों में आज की डेट में हर व्यक्ति पैसा है जो वो बैंक में रखता है जी। अगर बैंक में पैसा रखता है, बैंक ही हमें पैसे नहीं लेन देन करने दे रही, तो हमें पैसे तो चाहिए ना अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर। पैसों के अलावा बैंकों में लोग गोल्ड भी रखते हैं, जी। तो गोल्ड रखना सेफ है बैंक में? अगर मैं इस साल की प्रेडिक्शन करूं तो बहुत बड़ी चोरी होने की संभावना है बैंक के अंदर। अच्छा। लॉस हो सकता है बैंकों के अंदर। आप गोल्ड वगैरह, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, बहुत सी चीज़ें रखते हैं, उनके अंदर लॉस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है। और जैसे कि हमने एक पीछे एक रिसेंट केस देखा था जिसके अंदर बहुत ही हमारे देश की एक बड़ी पर्सनैलिटी थी जो पैसा लेकर भाग गए थे विदेश। ऐसी सिचुएशन आने वाली है। अच्छा। फिर से एक ऐसी सिचुएशन आएगी। ओके। और भी अगर हम बात करें गोल्ड की प्रिडिक्शन, अगर आप देना चाहो यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर के रेट की, जी, क्या देना चाहोगे आप? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ जी कि जितना आप गोल्ड सिल्वर बाय कर सकते हो उतना आप कीजिए। लेकिन बैंकों में नहीं रखिए। बैंकों में मत रखिए, अपने घर में रखिए। अच्छा। जितना खरीद सकते हो उतना खरीदिए, कोई कमी नहीं है। अगर आपको पता हो तो ये जो युग चल रहा है ये कलयुग है, और कली का जो वास है वो स्वर्ण में है। और जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे स्वर्ण की वैल्यू बढ़ेगी। ओके। जनवरी में हमने देखा था सोना लगभग 2 लाख टच होके आ गया था। बिल्कुल। तो आने वाले टाइम में सोने के रेट कहाँ तक देख रहे हो आप? अगर मैं आपको बताना चाहूँ, सितंबर अक्टूबर के आसपास गोल्ड 2.5 से 3 लाख के पार जाएगा। अच्छा। बिल्कुल जी। सितंबर अक्टूबर 2.5 लाख से पार जाएगा, और ये साल ख़त्म होते होते सोना 4 से 5 लाख टच कर चुका होगा। 4-5 लाख भी ये साल? बिल्कुल। दिसंबर जनवरी तक ये साल जो है वो एंड होते होते गोल्ड की वो रेट दिखा के जाएगा जो हमने आज तक नहीं देखी थी। हाँ, वैसे तो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया जनवरी में, आज तक हमने देखा नहीं था, लगभग 2 लाख टच हो गया। और यही कंपैरेटिवली अगर हम चांदी की बात करें यहाँ पे सिल्वर की, तो सिल्वर की क्या प्रेडिक्शन है आपकी? सिल्वर की प्रेडिक्शन मेरी ये है कि सिल्वर फिर से लो जाएगा जी। अच्छा। सिल्वर फिर से नीचे जाएगा एंड देन फिर ऊपर जाएगा। अच्छा, अभी सिल्वर और लो जा सकता है? सिल्वर लो जाएगा अभी। अच्छा जी। देखा जा रहा है युद्ध के कारण, कहते हैं कि युद्ध के कारण जो गोल्ड और सिल्वर के रेट होते हैं हाई होते हैं, बट बिल्कुल हमने अभी इसका अपोजिट देखा। युद्ध के कारण रेट गिर रहे हैं इनके, तो कब तक गिरेंगे और ये गोल्ड सिल्वर के रेट? ये भी 2-4 महीने और चलने वाला है जी। आपको जैसे मैंने बताया सितंबर अक्टूबर तक वापस से देन ये हाइप पकड़ेंगे। अच्छा। उस तक धीरे धीरे कभी अप डाउन ये सब चीज़ें चलती रहेगी गोल्ड सिल्वर के रेट के अंदर। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये सबसे बेस्ट टाइम है। लोगों ने कहा था कि जब गोल्ड की रेट नीचे गिरेगी और नीचे गिरेगा और नीचे गिरेगा, ठीक है, मैंने एक पहले पॉडकास्ट के अंदर प्रेडिक्शन की थी, तो लोगों ने कहा कि आप तो गलत बोल रहे हो, ये सब चीज़ें हैं। देन फिर गोल्ड कहाँ पे आया है? फिर से हाइप ली गोल्ड ने। हाँ, अभी बढ़ रहा है, धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। ठीक है, धीरे धीरे एक एक स्टेप चढ़ने लग रहा है। देन उसका जब टाइम आएगा ना गोल्ड का हाइप होने का, जब आप खरीद नहीं पाओगे जी। रियलिटी ये है। दुकानदारों के पास सोना मिलेगा नहीं, सुनारों के पास, ये स्थिति आ जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, सोना नहीं मिलेगा लोगों के पास, दुकानों पे पैसे लेके भी पहुंच जाओगे ना, वो कहेगा रुको कल आना आप। इसका कारण क्या? महंगाई होगी इसीलिए? महंगाई प्लस गोल्ड क्राइसिस। जब हमारे पास गोल्ड की लिमिटेड एडिशन होगी, मान लो कि हमारे पास सोना किलो ही है, अगर 1 किलो ही है तो हम उसे इतना ही दे सकते हैं ना जितना हमारे पास है, और तो दे नहीं सकते। अब अगर लोग खरीदने आगे कि हमें 5 किलो दे दो, तो हम कहाँ से दे देंगे? नहीं दे सकते ना। लिमिटेशन ऑफ गोल्ड आएगी, इस वजह से ही रेट बढ़ेगी। और भी आगे क्या क्या भविष्यवाणी आप देना चाहोगे? अगर हम भविष्यवाणी की बात करें, सबसे पहली बात तो मैं प्रोडक्शन ये देना चाहूँगा कि एक बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी का डिवोर्स होने वाला है जी। अच्छा। बिल्कुल। हम नाम नहीं ले सकते, परंतु मैं आपको बताना चाहूँगा कि बॉलीवुड के अंदर बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी का डिवोर्स होगा, और वो पूरी न्यूज़, पूरा देश, पूरी मीडिया उसे कवर करेगी। अच्छा, डिवोर्स हो सकता है। दूसरी ये कि बहुत ही बड़े नेता की मृत्यु हो सकती है। अच्छा, और आकस्मिक मृत्यु होगी। अच्छा, मृत्यु का कारण क्या हो सकता है? मृत्यु का कारण आकस्मिक जब कहते हैं कि हम सडन मृत्यु होगी उस व्यक्ति की। अच्छा, सडन डेथ होगी जी। हार्ट अटैक भी हो सकता है। हार्ट अटैक या फिर कोई वाहन से दुर्घटना, इनके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। सर, हमने लास्ट ईयर प्लेन क्रैश देखा जिसमें 300 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई जी। विमान हादसा जो हुआ था अहमदाबाद में जी। तो ऐसा कुछ देखने को और मिल सकता है 2026 के अंदर हमें? 2026 के अंदर अगर मैं आपको बोलूँ, अगस्त महीने के अंदर संभावना है प्लेन क्रैश होने की। अगस्त महीने में? जी। ओके। तो हादसा बड़ा होगा या छोटा होगा?
हादसे के अंदर अगर हम बात करें तो ये हादसा उस स्तर पे होगा कि हम पहले वाले हादसे को कहेंगे कि ये बहुत ही छोटा सा हादसा था जी। अब वाला जो हुआ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है। अच्छा, वैसे वो भी हाँ बहुत जी। काफ़ी बड़ा था क्योंकि बड़ा प्लेन ही क्रैश हुआ था, कोई जी। छोटा प्लेन क्रैश नहीं हुआ परंतु था। ये जो क्रैश होगा वो इंडिया के बाहर होगा हमारा। अच्छा, इस बार इंडिया में नहीं होगा। इंडिया में नहीं हो रहा, इंडिया के बाहर हो रहा है। इंडिया के बाहर होगा इसकी बार। कितने चांसेस है इसके होने के? इसके होने के जी 99% चांसेस है। अगर 1% बच जाए भगवान की दया से तो बच जाए, और मैं खुद चाहूँगा कि मेरी जो ये प्रेडिक्शन है वो गलत साबित हो। हाँ, वो तो हम भी चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें, आपका काम है सर प्रिडिक्शन देना। जी। आपने जो कैलकुलेशन करी है ग्रह नक्षत्रों को देख के आपने बताया है ये चीज़ें, जी। तो आप भी खुद भी चाहोगे कि ये चीज़ें ना हो, क्योंकि लोगों को क्षति हो, लोगों को हानि हो, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, नुकसानदायक है जी, नुकसानदायक कहीं ना कहीं। है। 300 लोगों का परिवार कितना दुखी होगा जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ जिनका। 300 लोगों का परिवार, उसके साथ हर व्यक्ति फ्लाइट में बैठने से डरता था उस टाइम पे, अगर आपको पता हो। अभी भी डर बैठा हुआ है। अभी तक वो लोगों के मन में डर बैठा, वो नहीं निकला। बच्चे हैं जो बाहर जाते हैं ना स्टडी के लिए, या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं इंडिया में भी, माताजी और पिताजी कहते हैं कि प्लेन में मत जाना, ट्रेन में बैठ के चले जाओ, बस में चले जाओ। प्लेनों का क्योंकि कोई कहा भरोसा जाता नहीं है ना, है। प्लेन अगर क्रैश होगा तो वो डेथ तो निश्चित होती है, उसमें बिल्कुल। बहुत कम परसेंट चांस है कि आप बच जाओ। 300 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति बचा था। हाँ। 299 व्यक्ति की मृत्यु थी। 300, उसमें 200 लोग प्लेन में बैठे हुए थे, 200-250 लगभग, और जो उसके ऊपर गिरा इमारत पे जाके, उस पर भी बंदे खाना वहाँ खा पे रहे भी थे। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। वहाँ पे जितने भी बच्चे थे ना, वो हॉस्टल था शायद, या कुछ स्टडी के बच्चे थे, वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे थे, उनकी भी काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हुई है उसमें, और काफ़ी लोग क्षतिग्रस्त भी हुए हैं। आपको मैं एक छोटा सा उपाय भी बता देना चाहता हूँ जी, कि जितने भी लोग दुर्घटना से बचना चाहते हैं, ट्रेन हादसा, रेल हादसा, कोई एक्सीडेंट से, या फिर आकस्मिक मृत्यु से, तो उन व्यक्तियों को भागवत गीता स्टडी करनी चालू कर देनी चाहिए। छोटी सी भागवत गीता आती है, अपने पास रखिए। ऐसा नहीं कि रोज़ आप कैसे ही पढ़ रहे हैं, घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, आप स्टडी करनी चाहिए, सिर्फ पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने पास रखिए, भागवत गीता छोटी सी आती है जी, पोर्टेबल, अपनी जेब में रखिए, कहीं भी समय मिल रहा है खोल के पढ़ने लग जाइए। भागवत ही क्यों? भागवत का एक मुख्य कारण अगर मैं आपको बताऊं, भागवत भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर वो ज्ञान दिया है जो इस संसार को चलाता है। ठीक है, और उसके अंदर यही कहा गया है कि जो आप कर्म करोगे उसी का फल मिलेगा। अगर आपको लास्ट पता हो, जो प्लेन हादसा हुआ था उसके अंदर सभी चीज़ जल के नष्ट हो गई थी, लेकिन सिर्फ एक भागवत गीता थी जो बच गई थी जी। इसका मुख्य कारण क्या है? ठीक। इसका मुख्य कारण ये है कि जब कलयुग आ रहा है ना, तो इस समय सिर्फ धर्म ही हमें बचा सकता है, और कोई कर्म चीज़ नहीं है। करने अच्छे ज़रूरी है। अच्छे कर्म करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, आपके अकॉर्डिंग सबसे अच्छा कर्म कौन सा है और सबसे बुरा कर्म कौन सा है? अगर मैं कहूँ सबसे अच्छा कर्म जो है ना, वो है किसी व्यक्ति को दान करना। किसी को, अंधे को, लूले को, अपाहिज व्यक्तियों को आप दान कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए, उससे ज़्यादा अच्छा कर्म कुछ नहीं है। एस्ट्रोलॉजी कहती है कि सबसे जो बड़ा उपाय है ना, जो महा उपाय है, वो है लोगों को भोजन कराना, उनकी हेल्प करना, उन्हें कपड़ों का दान देना। आप कोई भी पूजा पाठ कुछ भी देख लो, उसमें एट द एंड कहाँ लेके आता है? मैं किसी व्यक्ति को दान कर दो कोई चीज़। सभी ग्रहों का उपाय दान पे जाके क्यों खत्म होता है जी? कि किसी पशु पक्षी को दान कर दो, किसी जानवर को दान कर दो, ठीक है, किसी व्यक्ति को कुछ खिला दो, तो ये ग्रह आपका ठीक हो जाएगा। हमारा सनातन जो धर्म है ना, ये सिर्फ धर्म नहीं है, ये हमें जीवन जीना सिखाता है जी। ये हमें सिखाता है कि दूसरे व्यक्तियों के लिए कैसे जिया जाता है, उनकी सहायता कैसे की जा सकती है, यही चीज़ है। और सबसे जो महापाप जिसे हम कह सकते हैं, वो है अपने माता पिता का अनादर करना। जो लोग अपने माता पिता की वैल्यू नहीं करते हैं ना, जो उनकी बात नहीं मानते हैं, वो व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते हैं। ओके। अगर इस पे हम बात करें ना, भगवान श्री गणेश थे और भगवान श्री कार्तिकेय, 2 पुत्र थे, भगवान शिव और माता पार्वती के, थे कि नहीं थे? बिल्कुल थे। जब उनको कहा गया कि आपको पूरे ब्रह्मांड का 3 बार चक्कर लगा के आना है, उसी को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा, कार्तिकेय जी निकल गए अपने मोर पे बैठ के, लेकिन गणेश जी ने क्या किया? अपने माता पिता के चक्कर लगाए कि यही है मेरी दुनिया तो जी, आपसे शुरुआत और आपसे ही अंत है। तो इसीलिए श्री गणेश जी को वरदान मिला कि आप इस संसार में सबसे पहले पूजे जाओगे, सभी देवी देवता आपके बाद आएंगे। क्यों? क्योंकि माता पिता से बड़ा भगवान कौन हो सकता है जी? भगवान खुद तरसते हैं इस भूलोक पे आके माता पिता का सुख पाने के लिए। जी। पिता का सुख तो भगवान श्री राम भी नहीं भोग पाए थे। वो तो देखिए जी, उनको भी वनवास जाना पड़ा, उसके बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई। बिल्कुल। वो तो देखिए जी, उसका कारण ये था ना, श्राप। उनके पिता को श्राप था कि तुम अपने पुत्र का सुख नहीं भोग पाओगे, जिस समय तुम्हारी मृत्यु होगी उस समय तुम्हारा पुत्र तुम्हारे साथ नहीं होगा। अच्छा, उनको ये शाप मिला हुआ था जी। अगर आपको पता हो कि वो जंगल के अंदर गए थे, ठीक है, जंगल के अंदर हिरण का शिकार करने गए थे।
हिरण का शिकार करते समय क्या हुआ था कि उन्हें एक विद्या आती थी कि वो कानों से सुन के ना बाण चला सकते थे और वो बाण एग्जैक्ट जगह पे लगता था। तो उनको लगा कि कोई हिरण या कोई जानवर होगा जंगली, तो उन्होंने क्या किया कि धनुष से बाण चलाया। और उस समय श्रवण थे वो अपनी माता पिता के लिए पानी भरने गए थे जलाशय के पास, यानी कि नदी के पास, ठीक है। तो वो पानी भर रहे थे, उस समय तीर लग गया। तो उनके जो माता पिता थे वो अंधे थे, तो उन्होंने श्राप दिया था राजा दशरथ को कि तू अपने पुत्र का सुख नहीं भोग पाएगा, जब तेरी मृत्यु होगी ना तो उस समय तेरा पुत्र तेरे साथ नहीं होगा जी। इस कारण वजह से ही जो श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ और उसी समय उनकी मृत्यु हुई। राजा दशरथ को पता थी ये रियलिटी, लेकिन उन्हें पता था कि मेरे कर्मों का भोग है जो मुझे भोगना ही पड़ेगा, इस संसार के अंदर आया हूं तो मृत्यु होगी। ये तो आपको पता है, निश्चित है, मृत्यु सभी की निश्चित है, लेकिन वो कैसे होनी है ये आपके कर्मों पे डिपेंड करता है। ओके सर, हमने देश दुनिया की बहुत सारी बातें कर दी। आपने गोल्ड की प्रेडिक्शन बता दी, आपने बता दिया कि बैंकों में पैसा नहीं रखना है जी। बैंकों में गोल्ड नहीं रखना क्योंकि बैंकों में लूटपाट चोरी चकारी हो सकती है। आपने ये सब चीज़ें बताई हमें। अब हम राशि की तरफ शिफ्ट होते हैं, क्योंकि हमने इंट्रो में बोला था कि हम 12 राशियों के बारे में बात करने वाले हैं कि आने वाला समय कैसा रहने वाला है उनके बारे में। तो हम शुरू करते हैं मेष राशि से। जी, हम मेष राशि की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, मेष राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। मंगल को हम सेनापति कह सकते हैं। मंगल थोड़ा सा क्रूर ग्रह है, अहंकारी ग्रह है। मेष राशि के जो इस साल का हम प्रेडिक्शन की अगर बात करें तो इन लोगों को लीडरशिप करने का मौका मिलेगा, इन लोगों को जॉब मिल सकती है, गवर्नमेंट जॉब, पुलिस में, आर्मी में, या फिर सिक्योरिटी गार्ड या फिर बाउंसर की जॉब है, ये इनको बहुत आसानी से मिल सकती है। ऐसे व्यक्तियों को इस साल अपने अहंकार टूटने का बहुत ज़्यादा रिस्क है। ओके ये जितना क्रोध करेंगे, जितना अहंकार करेंगे, जितना घमंड करेंगे कि मैं ही हूँ सिर्फ, उतना ही इनको नुकसान होगा इस साल। लेकिन इस साल सिर्फ एक इनके लिए प्लस पॉइंट ये है कि ये साल सूर्य का है, सूर्य और मंगल की मित्रता बहुत अच्छी है, तो ये साल इन्हें कहीं ना कहीं एंड में जाके बेनिफिट देके जाएगा। बढ़ते सर नेक्स्ट राशि की तरफ, वृषभ राशि। जी, वृषभ राशि शुक्र ग्रह का स्वामी है, और मैं ये कहना चाहूँगा इस साल ऐसे व्यक्तियों को लव फेलियर होने के 100% चांसेस है। ओके इनकी तरफ से रिलेशनशिप टूटेगा ही टूटेगा। अगर कोई व्यक्ति आपके आसपास वृषभ राशि वाला है तो उस व्यक्ति से पहले ही साइडलाइन हो जाओ। अगर उस व्यक्ति के साथ आपका रिलेशनशिप है या फिर कोई ऐसी दोस्ती है जो बहुत लंबे टाइम से चली हुई आ रही है, तो इन व्यक्तियों के साथ वो दोस्ती है वो टूटने के योग है, वो रिलेशनशिप टूटने के योग है। ऐसे व्यक्ति इस साल के अंदर धोखा देंगे ही देंगे। ओके नेचर के बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन इस साइड नेचर के बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन इस साल ये थोड़े से मतलबी हो जाएंगे। जी, मैं ये कहना चाहूँगा। वैसे बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं नेचर के, लग्जरी भोगने वाले व्यक्ति होते हैं, और लग्जरी ही इनके सर चढ़ बोलेगी और सब लोगों से ये दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट राशि मिथुन। जी, मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के इस टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहने वाली है कि इन लोगों को साइडलाइन किया जाएगा। जी, इनके नाम का हक है वो खाया जाएगा। अगर किसी ऑफिस में जॉब करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, कोई समाज सेवी है, कुछ भी है, अगर कोई भी जगह पे ये लीड होकर कोई भी काम करे ना कि मैं लीडर हूँ, मैं कुछ संभाल रहा हूँ, लेकिन लोग इनके नाम का हक खा जाए कि इसने नहीं, ये तो मैंने किया है, ठीक है, इनको साइडलाइन कर दिया जाएगा। इस साल ऐसा होगा इनके साथ। लेकिन इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि इनकी फैमिली सपोर्ट नहीं मिलेगी इनको। अच्छा, फैमिली भी इनके अगेंस्ट होने के योग है इस साल में। ओके जी। कर्क राशि। कर्क राशि की अगर हम बात करें तो इस साल इनको भी लव फेलियर के बहुत ज़्यादा योग है, और लव फेलियर होने के पश्चात इनको अपर बॉडी के ऊपर चोट आने के चांसेस है। अच्छा, दूसरी प्रेडिक्शन मेरी ये है इनके बारे में, इनको हाथ के ऊपर, गले के पास या फिर चेस्ट के पास, ठीक है, यहाँ पर इनको चोट आने के चांसेस है इस बार बहुत ज़्यादा। अच्छा। ये खुद को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और मैं कहना चाहूँगा कर्क राशि वालों को, अगर माइंड में सोच रहे हो, कुछ गलत भावना आ रही है सुसाइड वगैरह की, इन सब चीज़ों की, तो खुद को थोड़ा सा पॉजिटिव करो, भगवान का नाम लो, घर वालों की तरफ देखो, ये नेगेटिव थॉट्स है वो अपने दिमाग के अंदर से निकाल दो। लाइफ ऐसी ही चलती आ रही है और सभी की ऐसी ही चलेगी। समय है वो गुजर जाता है, लेकिन जो दर्द है वो हमेशा रह जाता है। सिंह राशि की बात करते हैं हम। सिंह राशि राजयोग लेके आया है इस साल। सिंह राशि वालों की तो बल्ले बल्ले है, मैं ये कहना चाहूँगा। अच्छा। सूर्य का साल है, सिंह राशि का स्वामी भी सूर्य है। ऐसे व्यक्ति उग्र बहुत रहेंगे, अपने हर काम के अंदर ये चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे कि पुराना सब छोड़ो, मुझे तो नए काम को पकड़ना है। और इन सब चीज़ों के अंदर इनको सफलता भी मिलने वाली है सिंह राशि वाले जातकों को। इन व्यक्तियों को इस साल बहुत ही ज़्यादा चीज़ों के अंदर लीड करने का, आगे रिप्रेजेंट करने का मौका मिलने वाला है। अपनी सभी पुरानी चीज़ों को छोड़कर ये नई चीज़ों की तरफ मूव ऑन करने वाले हैं। रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा चलने वाला है। मैरिज होने के बहुत ज़्यादा योग है इनके इस साल। अच्छा, फैमिली सपोर्ट रहेगा। नेम फेम इस साल तो इनके कदम चूमेगा। Okay. अगर कोई सिंह राशि का व्यक्ति है और वो सक्सेस नहीं हो रहा इस साल के अंदर, तो उसे डूब के मर जाना चाहिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा। अच्छा, बिल्कुल। ओके। कन्या राशि की बात करें। कन्या राशि की बात करें, कन्या राशि की प्रेडिक्शन ये रहने वाली है कि ये लोग इस समय एक्सीडेंट के शिकार हो सकते हैं। अच्छा, ये लोग अगर किसी रिच पर्सनैलिटी है, कोई कमाने वाला, कोई बिजनेस करने वाला व्यक्ति है, कोई जॉब वाला है, तो उन सब चीज़ों के अंदर इनको लॉस होने के योग है। कन्या राशि वाले मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे इस साल,
और एक छोटी सी राय इनके लिए ये रहेगी मेरी कि इनको अपने दिमाग के अंदर ओवर थिंकिंग करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इस साल ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है इनके साथ। अच्छा, ओवर थिंकिंग की दिक्कत आएगी कन्या राशि वालों को। बिल्कुल जी, ओवर थिंकिंग की दिक्कत इतनी आएगी कि ये अपने पास खड़े अपने दोस्त को भी शत्रु समझने लग जाएंगे। वो कुछ इनको नहीं बोलेगा लेकिन ये अपने दिमाग के अंदर उसका नेगेटिव किरदार बनाने लग जाएंगे, ऐसी सोच लो आप। ओके। तुला राशि। तुला राशि बहुत ही अच्छी राशि है, शुक्र ग्रह की राशि है, और मैं कहना चाहूँगा कि लग्जरी बोलने वाली राशि है। ऐसे लोग ना सोशल वर्कर बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, समाज से भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ऐसे लोग क्या चाहते हैं ना कि मेरी जो लाइफ चले ना वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल चले, स्ट्रेट फॉरवर्ड चाहिए। ये अप डाउन वाले व्यक्ति नहीं होते हैं कि मुझे ऊपर जाना है नीचे जाना है, नहीं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल, बस एक लाइन में चलना पसंद करते हैं। और इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होने वाली है कि इस साल इनके लाइफ के अंदर अप डाउन बहुत ज़्यादा आएंगे। अच्छा, ज़्यादा अप डाउन है। इनको अप भी लेके जाएंगे और डाउन भी लेके जाएंगे। इनको बस यही मेरी राय है कि डाउन जब जाएं तो घबराना नहीं है, क्योंकि हर रात के बाद एक सवेरा होता है और इनके हर डाउन के बाद एक अप होगा, इनको ऊपर ऊंचाइयों तक और ज़्यादा लेके जाएगा। सर, बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जी, वृश्चिक राशि, इस साल इनको ब्लड रिलेटेड समस्याएं आ सकती हैं। ब्लड रिलेटेड, ओके। जी, इनको खून के अंदर कोई दिक्कत हो सकती है, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, HIV, ऐसी समस्याएं इनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, इनको कट वगैरह लग सकते हैं, जिनसे छोटी मोटी चोटें वो इनको लगती रहेगी, जिससे कि इनका ब्लड है वो लॉस होता रहेगा। अच्छा, इनको सबसे जो ज़्यादा समझदारी वाला काम करना वो ये करना है कि इनको अपना ब्लड डोनेट नहीं करना इस साल। नहीं करना। नहीं करना, ओके। बिल्कुल नहीं करना। और इनको राइट हैंड के अंदर अपने तांबे का कड़ा धारण कर लेना है जी, ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा इनके लिए। वैसे इस साल इनके लिए थोड़ा पॉजिटिव भी रहा है, थोड़ा नेगेटिव भी रहा है। जो ये साल बीच का अभी जो कुछ महीने चल रहे हैं, जैसे कि अभी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने चलने वाले हैं, ये थोड़े से इनके लिए डाउन रहेंगे, लॉस भरे रहेंगे। इसके अंदर इनको व्यापार के अंदर, पर्सनल लाइफ के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर ये बीमारियों का इनका खतरा बना रह सकता है जी। ओके। उसके बाद वापस ये रिकवर करेंगे। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि सबसे बढ़िया, अगर मैं कोई राशि को मानता हूँ ना, वो सिर्फ 2 ही राशि है, धनु और मीन। ओके क्योंकि एक गुरु की राशि है और गुरु सभी ग्रहों का ना गुरु है। जी। अब गुरु के तो सभी ग्रह कहाँ होते हैं? पैरों में। हमारे जो गुरु होते हैं हम उनके कहाँ बैठते हैं? पैरों पे बैठ। नीचे बैठते हैं ना। गुरु जी आप पर बैठे हैं कुर्सी पे, हम साइड में बैठे हैं, पीछे बैठे हैं ना। बिल्कुल जी, तो गुरु के ना सभी ग्रह पीछे हैं, इवन सूर्य तक वो उनके दरबार में जाता है तो नीचे बैठ जाता है। तो सबसे बढ़िया जो राशि है ना वो धनु और मीन। और धनु के लिए तो ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति रचनात्मक फील्ड में बहुत अच्छे हो सकते हैं। लाइक अगर वो टीचिंग फील्ड में जाते हैं, लोगों को समझाने के लिए जाते हैं, एजुकेशन लाइन में और सोशल मीडिया के अंदर भी बहुत अच्छे छा सकते हैं अगर वो एजुकेशन फील्ड के अंदर कंटेंट बनाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ये साल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। ऐसे लोग इनके जीवन में आएंगे जो इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, इनको रास्ता दिखाएंगे और उनकी बात आपको ज़रूर माननी है। अपना ज्ञान है वो थोड़ा सा साइड रखिए, लोगों की बात सुनिए, मानिए और आगे बढ़िए अपने जीवन के अंदर। ये गोल्डन पीरियड चल रहा है जी आपका। ओके, धनु वालों के लिए गोल्डन पीरियड चल रहा है। बिल्कुल। ओके, मकर राशि। मकर राशि, मकर राशि की अगर हम बात करते हैं जी, मकर राशि के अंदर ये समय जो हम कह सकते हैं, इस समय वो 87.5 से निकले हैं पिछले साल, ठीक है। और ये समय उनके लिए ऐसा है कि जैसे हम नहीं होते कि कोई खड्डे में से बाहर निकलने के बाद आराम लेते हैं, सांस भरते हैं, अरे आराम से बैठो, पानी वगैरह पियो, वो वाली सिचुएशन है उनके साथ। बहुत आराम से बीत रहा है ये टाइम, लेकिन मेहनत करो, इस समय को सेव करो, पैसे को बचाओ और आगे बढ़ने पे ध्यान दो। बहुत ज़्यादा लॉसेस हो गए, बहुत ज़्यादा खतरा झेल लिया आपने, अब रिकवर होने का समय आ चुका है आपके लिए, मैं ये कहना चाहूँगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि, कुंभ राशि के ऊपर जी खतरा मंडरा रहा है। बिल्कुल। अच्छा। कुंभ राशि वालों के एक्सीडेंट के योग हैं, बीमारी के योग है, धन के अंदर इनको समस्याएं आ सकती हैं और इनके मैरिज टूटने तक के योग है जी। कुंभ राशि के एक्सीडेंट के तो बहुत ज़्यादा चांसेस है और लोअर बॉडी यानी कि पैरों पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इनके एक्सीडेंट होगा और उनको चोट लगेगी, चाहे छोटी मोटी चोट लगो चाहे बड़ी चोट लगो। पैर पे चोट लगने के पैर की चोट लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। कुंभ राशि वालों को ऐसे व्यक्तियों का एक्सीडेंट हो सकता है या फिर पैसे के अंदर बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है, व्यापार नहीं चलेगा इनका, जॉब छूटने के बहुत ज़्यादा योग है कि घर के अंदर आके बैठ जाएंगी जी। सर, मैं देखता हूँ हर एस्ट्रोलॉजर लगभग कुंभ के बारे में बहुत कुछ ऐसी बातें बता के जाता है जी। ऐसा क्यों है फिर? इसका कारण ये है जी कि ये जो इनके जो राशि स्वामी है ना वो शनि देवता है। शनि क्या कहता है, नहीं बेटा तेरे को आसानी से कोई चीज़ नहीं देने वाला, मैं पहले रगड़ा मारूंगा, बिल्कुल तू खड़ा होगा फिर नीचे गिराऊंगा, तू खड़ा होगा फिर नीचे गिर के पीटूंगा तुझे। और ये साल है सूर्य का, सूर्य और शनि में कभी नहीं बनी। ये पिता और पुत्र हैं लेकिन ये आपस में शत्रु की तरह रहते हैं जी। तो कुंभ राशि वालों के लिए एक स्पेशल प्रेडिक्शन हो रहा है कि इनके पिता के साथ इनके संबंध खराब होंगे। अच्छा, बिल्कुल। ओके, और बढ़ते हैं लास्ट राशि की तरफ, मीन राशि, जो आपने बताया कि आपको अच्छी लगती है काफ़ी। मीन राशि बहुत अच्छी नेचर के व्यक्ति होते हैं ये, बहुत ही ज़्यादा पोलाइट, बहुत ही ज़्यादा शांत, अपने काम से काम रखने वाले। अगर कोई व्यक्ति इनके साथ अच्छा करता है,
अगर वो उनको 100% देता है ना, तो ये उनको अपना 1000% देते हैं जी, ऐसे व्यक्ति अच्छा। हैं। अगर एक बार आप उनकी हेल्प कर दो, वो व्यक्ति जीवन में आपकी उस सहायता को नहीं भूलेगा, हमेशा आपका कर्जदार रहेगा कि उस व्यक्ति ने मेरी उस समय में हेल्प की थी। अपने बच्चों को और बता के जाएगा कि मेरे बुरे समय में वो व्यक्ति मेरे साथ था, जब उसका बुरा समय आया तो तू जाना उसके पास, अच्छा। उसकी हेल्प करने जाना, उस व्यक्ति का साथ मत छोड़ देना कभी। ओके। ऐसे लोग होते हैं जी ये। ओके। बहुत ही ज़्यादा समझदार लोग भी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के चलने वाले, फैमिली मैन जिनसे हम कह सकते हैं ना कि भी परिवार को देखने वाला व्यक्ति है, तो वो मीन राशि वाले व्यक्ति हैं जी। ओके। बिल्कुल। सर हम अगर बात करें शनि की साढ़े साती की, जी, तो शनि की साढ़े साती का प्रभाव किन किन राशियों पर रहने वाला है और क्या प्रभाव रहने वाला है? कुंभ, मीन और मेष, ये 3 राशियों के ऊपर शनि की साढ़े साती का प्रभाव रहने वाला है जी। और ये प्रभाव ऐसे रहने वाला है कि जो कुंभ राशि है उसको तीसरा चरण चल रहा है। कुंभ राशि के लिए तो सबसे बुरा समय है ये। उनको एक्सीडेंट होने के योग है, पैरों पे चोट लगने के योग है, जैसे कि मैंने बताया, धन के अंदर लॉस होने के योग है, पारिवारिक रूप से उनको कोई सहायता नहीं मिलेगी जी। जिन व्यक्तियों पर विश्वास करके बैठे हैं ना, उन लोगों से कोई सहायता नहीं मिलने वाली। दूसरी बात, मीन राशि, इन पे दूसरा चरण चल रहा है, यानी कि पेट पे इनका भरण पोषण होगा, इनको व्यापार के अंदर वृद्धि होगी। जो पहले के लॉस चल रहे थे, जो इन्होंने गलतियां की, वो सब चीज़ें सुधारी जाएगी। इनके अंदर पैसा आने का आगमन है। अगर घर के अंदर लॉस चल रहे हैं तो वो सब चीज़ें रिकवर हो जाएंगी। कोई बिजनेस में लॉस है, वो सब चीज़ें रिकवर हो जाएंगी। जी। तीसरा और एक अंतिम, मेष राशि। मेष राशि के पहला चरण है जो कि सर के ऊपर शनि बैठा हुआ है। जब सर के ऊपर शनि बैठता है ना, तो वो बुद्धि भ्रष्ट कराता है जी। ऐसे व्यक्ति अहंकार के अंदर जाके अपने साथियों को छोड़ेंगे, अपने व्यापार के अंदर लॉस कराएंगे, अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उन सभी को शत्रु बना बैठेंगे जी। ऐसे लोगों को अपने अहंकार को छोड़ के लोगों से राय लेनी चाहिए। आसपास के अगर कोई व्यक्ति है तो उनसे सहायता लेनी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। कोई अगर घर का बड़ा है, परिजन है, कोई बात कह रहा है तो उसकी बात को कभी नहीं टालना चाहिए मेष राशि वालों को। ओके। सर अगर हम ढैया की बात करें, ढैया का क्या प्रभाव रहने वाला है? ढैया का जो प्रभाव है ना, वो इस साल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है। अगर मैं ये कह के जाऊँ कि ढैया है जो इस साल लोगों को करोड़पति बना के जाने वाला है, तो कुछ भी गलत नहीं है। सिंह और धनु 2 राशि के ऊपर ढैया चल रहा है जी। और ये लोग अगर करोड़पति ना बने तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे मुंह पे आगे थूक देना। बिल्कुल। अच्छा। इतनी ज़्यादा सिंह और धनु का गोल्डन पीरियड चल रहा है इस समय। जो भी काम कर रहे हैं ना, उनके अंदर सफलता मिल रही है। अगर मिट्टी में भी हाथ डाल रहे हैं तो वो भी सोना बन के आ रहा है इनके पास। ओके। इतना बढ़िया चल रहा है ढैया इनको। अगर लव रिलेशनशिप की बात करें, लव फेलियर की बात करें जी, तो किन राशियों के ऊपर देख रहे हो आप? 4 राशियों के ऊपर मंडरा रहे हैं लव फेलियर के चांसेस। वृषभ, कर्क, मिथुन और मकर। जी हाँ, इन 4 राशियों के ऊपर ऐसा खतरा मंडरा रहा है कि इनके जो पार्टनर है ना, उनका जो चेहरा है उसके ऊपर से नकाब उतरने वाला है। अच्छा। जी हाँ, इनको लव फेलियर के 100% चांसेस हैं। इनके रिलेशनशिप खराब होने के चांसेस ऐसे मंडरा रहे हैं कि कोई थर्ड पर्सन, फैमिली वाला, कोई लड़ाई झगड़ा, ये 3 चांसेस तो इतने हैं कि इन 3 रीजनों की वजह से इनका 100% सेपरेशन होगा, इनके लव में फेलियर होगा। लोग शादी तक के सोचे बैठे हुए कि हमारा इतना लंबा रिलेशन चलता हुआ आ रहा है, लेकिन वो सब चीज़ों के अंदर भी इनको ऐसा देखने को मिलेगा कि सामने वाला व्यक्ति धोखा दे गया है या कोई ऐसी गलती हो गई है जिसकी वजह से कि इनका लव रिलेशनशिप है वो खत्म होने की कगार पे आ चुका है। ब्रेकअप भी हो सकता है। ब्रेकअप हो सकता है। अगर ये शादी की सोच रहे हैं तो उन सब चीज़ों के अंदर भी ऐसा डिस्प्यूट्स आ सकता है कि वो सब चीज़ें एक पल में खत्म हो जाएगी जी। अगर हम बात करें अमीर राशि की, सबसे ज़्यादा अमीर कौन होने वाले 2026 में? कन्या, तुला और वृश्चिक, इन 3 राशियों के ऊपर बहुत ज़्यादा धन बरसने वाला है जी। ये जो साल है ना, इनके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया साल रहने वाला है। ये वो राशियाँ है जो एक लाइन में चलती है, लेकिन इस साल इनको बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। धंधे के अंदर, व्यापार के अंदर, पैसे के अंदर ऐसे रास्ते खुलेंगे जहाँ से कि धंधे का आगमन होगा, पैसे का आगमन होगा, अचानक से बढ़ोतरी होगी। कोई रुका हुआ पैसा है वो भी निकलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है इनके। जी 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 हाँ। ओके। तो पुनीत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। आपने बहुत सी सारी हमें बातें बताई, राशि के अकॉर्डिंग भी बताई, हमने देश दुनिया की बातें कवर करी, हमने युद्ध कवर करा, हमने इंडिया पाकिस्तान कवर करा, हमने गोल्ड प्रिडिक्शन कवर की। ओके। एंड में सर स्टॉक मार्केट रह गया था हमारा, तो स्टॉक मार्केट के बारे में आप बता दीजिए थोड़ा सा। स्टॉक मार्केट कैसा रहने वाला है? क्रैश होगा? स्टॉक मार्केट है वो क्रैश होगा, 100% क्रैश होगा, लेकिन उसके बाद जो रिकवरी होगी वो हर बार के रिकॉर्ड तोड़ देगी जी इस बार। ओके। जी हाँ, कुछ ऐसे शेयर्स होंगे जो कि बहुत ज़्यादा डाउन है, लेकिन अचानक से अप पे चले जाएंगे। लोग कहेंगे कि अगर यार इस पे तो मैं भी पैसा लगा देता। जी। तो शेयर मार्केट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक सेफ गेम है इस बार। ओके। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच आपको भी एंड तक बने रहने के लिए इस पॉडकास्ट में। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम जी, जय श्री राम आपको।